नहरों की व्यवस्था है, नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। हर तरफ मिट्टी एक जैसी नहीं है, कहीं चिकनी है तो कहीं दोमट है। खेतों की जुताई के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। कई गांव पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं, तो कई गांव कच्ची सड़कों से। यहाँ पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो आदि से सामग्रियां, पशुओं को चारा इत्यादि ढोए जाते हैं। कुछ लोग बस और रेलगाड़ी से शहर में नौकरी करने जाते हैं तथा शाम में घर वापस आ जाते हैं। कई गांवों में नदी नालों के किनारे सरकार ने पेड़ भी लगवाए हैं। कुछ लोगों ने अपनी जमीन पर लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे हैं। शहरी क्षेत्र के नज़दीक वाले खेतों में सब्जियों की खेती की जाती है। साथ ही घरों के नज़दीक वाली जमीन पर कुछ किसान सब्जियां भी उगाते हैं, जिनकी बाजार में खूब मांग है। रहने के लिए पक्के एवं कच्चे मकान है। खाने में भात, दाल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, चूरा, सत्तू एवं चना प्रमुख है। बहुत अच्छा राहुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदान क्या कहलाता है? नीची और समतल भूमि का प्रदेश को क्या कहते हैं? मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत जैसे ऊंचे नहीं हो सकते हैं। यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें ऊंचे नहीं हो सकते। यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। अपर्दन मूलक मैदान, निक्षेपण मूलक मैदान, और एक कौन सा मैदान है? रचनात्मक मैदान। अपर्दन मूलक मैदान वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्रों का मैदान। निक्षेपण मूलक मैदान निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं, उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान। रचनात्मक मैदान इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी के अंतरिक्ष हलचल नहीं, हंगरी का मैदान आदि। अब रचनात्मक मैदान में क्या है? इस प्रकार के मैदान निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों द्वारा होता है, मतलब भूकंप आने से आंतरिक हलचल वही हुआ। जैसे उत्तरी अमेरिका में मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। शिक्षिका ने कहा, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। पता कीजिए, भारत के नक्शे से पता कीजिए कि कौन कौन से राज्य मैदानी के क्षेत्र में हैं। भारत के मानचित्र में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्रभाव क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से चिन्हित करें। जहां आप रहते हैं वहां लोगों के खान पान एवं पहनने के कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख हैं, के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे पठार के बारे में। शिक्षिका बातें सुनकर, अभी क्या पढ़े हम लोग? मैदान क्षेत्र। क्या होता है मैदान क्षेत्र? जो नीची और समतल भूमि होते हैं उसे मैदान क्षेत्र कहते हैं। शिक्षिका की बातें सुनकर बच्चे आपस में बातें करने लगे। तभी शिक्षिका ने कहा, मैदानी भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी है। क्या आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। शिक्षिका ने बताया, पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण है। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पढ़े हो, है ना? तिब्बत प्लेट्यू सबसे बड़ा, और क्या बोलते हैं, विश्व का छत बोला जाता है उसे, है ना? रूफ ऑफ वर्ल्ड पढ़े हो ना जीके में। रूफ ऑफ वर्ल्ड क्या है? तिब्बत का पठार। पामीर के पठार को संसार की छत, अच्छा, पामीर की पठार को संसार की छत बोला जाता है।
तिब्बत को भी बोला। संसार की छत किसको कहा जाता है? पामीर की पठार को। राजू पूछ बैठा, इन पठारों से क्या मिलता है? इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं। शिक्षिका ने बताया, चर्चा कीजिए एवं बताइए, छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? ये खनिज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? ये सब क्वेश्चन बाद में करेंगे हम लोग। अब आ जाओ पर्वत, क्या क्या पढ़े? मैदान क्षेत्र पढ़े, पठार पढ़े, अब पर्वत। मनोज बोला, दीदी जी मेरे पश्चिम चंपारण जिले में तो पठार है। शिक्षिका ने कहा, नहीं नहीं, जिन्हें तुम पठार कहते हो वे पठार नहीं बल्कि पर्वत है, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते। और पठार के क्या होते हैं? सपाट होते हैं। और पर्वत में क्या होता है? चोटी बना रहता है ना, ऐसे ऊंचा रहेगा। फिर ऐसे रहेगा, पहाड़ ऐसे रहता है ना, सपाट नहीं होते। वे आसपास के क्षेत्रों में बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में फैले होते हैं। ऐसे श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनमें से कई नदियाँ निकलती है। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती है। अरावली पर्वत भी बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती। लेकिन हाल ही के दिनों में वहाँ भी तो बर्फबारी हुई है दीदी, मनोज ने कहा। हाँ हुई है, और ऐसा होना पर्यावरण में बदलाव का संकेत है, दीदी बोली। चर्चा कीजिए एवं बताइए, पानी किन किन कामों के लिए बहुत ज़रूरी है? जहाँ आप रहते हैं वहाँ पानी के क्या क्या साधन हैं? हिमालय पर बर्फ जमती है, लेकिन अरावली पर क्यों नहीं? अरावली पर्वत कहाँ है? देखिए, पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता है। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं है, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर हैं, जिन्हें आप राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं। बांका में है मंदार हिल। दीदी कहती गई। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन में किए जाते हैं। पर्वतों पर कई प्रकार के वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इनसे हमें लकड़ियाँ, चारा, औषधियाँ आदि प्राप्त होते हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, परंतु पर्वतों पर यातायात कठिन होता है। यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को रीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं, है ना, सीढ़ीनुमा खेत बनाने पड़ते, नहीं तो क्या होगा? जम जाएगा, बर्फ पड़ती है तो बर्फ जम जाएगा तो क्या होगा? अनाज खराब हो जाएगा। तो बर्फ जमेगा, ऐसे सीढ़ीनुमा है तो फिर वो ढल के नीचे आ जाएगा जब मेल्ट होगी। घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं परिवहन का अभाव होने से यहाँ का जीवन मैदानों की अपेक्षा कठिन होता है। पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना का खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर होता है। सैलानियों के लिए पर्यटक स्थल आकर्षण के केंद्र होते हैं। पहाड़ जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ पर लोग स्काइंग करते हैं, है ना। अब शिमला और कश्मीर में पर्यटक इसका खूब आनंद लेते हैं। हाँ दीदी, मैंने फिल्मों और टीवी में भी देखा है। राहुल बोल उठा। बिल्कुल सही कह रहे हो दीदी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। पता कीजिए, भारत में कौन कौन से स्थान पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं? दीदी ने बताया कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत क्या होता है? इनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर संकवार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। भ्रंशोत पर्वत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और इस ऊंचे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है ना। जैसे भूकंप आया तो ये बीच का मिट्टी क्या हुआ? दोनों अलग हो गया, तो मिट्टी धंस गया, तो ये क्या हो गया? पहाड़ हो गया, इधर उधर वाले दोनों। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है ना। सतपुड़ा पर्वत देखोगे तो वो भूकंप के कारण ही क्या हुआ है? 2 पार्ट में बट गया है, नीचे धंसा हुआ है और दोनों ओर से क्या है? उठा हुआ है। तो वो कौन सा? सतपुड़ा का पर्वत हो गया। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। ज्वालामुखी जानते हो ना, तुम लोग जानते हो? वॉल्केनोज, जो अपने आप ऐसा पहाड़ है जो अपने आप क्या होता है? वो जलता रहता है, वो नेचुरल है। और उससे जो फिर जल के पिघल के जो लावा क्या होता है? जमा हो जाता है, वो भी पहाड़ बन जाता है। बहुत दूर, बहुत ऊंचा तक जमा हो जाता है।
लावा व अन्य पदार्थों का ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का विश्वसीय पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। जो कम ऊंचाई होते हैं उसको क्या कहते हैं? पहाड़ी। बलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली। पता कीजिए पर्वतों के विभिन्न चोटियों के नाम पता कीजिए। ये चोटियाँ किस पर्वत पर एवं किस राज्य में है? मैदानों, पठारों, पहाड़ों के बदलते चेहरे। शिक्षिका ने कहा कि अब तो मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो सभी बच्चे चौंक गए। सभी ने पूछा क्यों? शिक्षिका बोली, बढ़ती जनसंख्या ही इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की जरूरत बढ़ी है। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटक पहुंचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहां प्रदूषण भी बढ़ा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों, पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सबकी प्राकृतिक सुंदरता घटी है। पहाड़ों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपभोग कृषि कार्यों में, कल कारखानों में एवं आवासीय कार्यों में हुआ है, इसलिए इनका भी दोहन हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रही है। आने वाले दिनों में हमें गिरते भूजल स्तर का समस्या का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा, भी करना पड़ रहा है। बहुत जगह तो बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। पहाड़ों पर निर्मित घरों के लिए उपयोग में आने वाली निर्माण सामग्रियों की सूची बनाएं।